माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे रहने वाले माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वार्ता चल रही है। अच्छा है आप इस समय यदि अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं तो ज़्यादा उचित रहेगा। मैं चूँकि संख्या भी बहुत क्षीण है, जिन लोगों के सवाल हैं अध्यक्ष महोदय वो सवाल पूछना भी चाहते हैं, संख्या भी पूरी है। उचित रहेगा। अभी वार्ता चल रही है, मैं समझती हूँ उचित रहेगा आधे घंटे के लिए एक 5 दिन से लगातार सारे राजस्थान के लोगों के क्वेश्चन है और क्वेश्चन और अगर चले तो कोई दिक्कत नहीं है, वार्ता चले, बैठ जाए, रास्ता निकाल लें। हम सब उनके माननीय मुख्यमंत्री जी भी आपसे कह चुके हैं क्वेश्चन आवर, मेरी तो प्रार्थना है, बाकी तो जैसे आप निर्णय करें, बाकी क्वेश्चन आवर्स तो चलना ही चाहिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आधे घंटे के लिए 11:30 तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, सदन की कार्यवाही 1 घंटे अर्थात 12:30 तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष,
आप अनशन पे हो, हाथ तो जोड़ लिया करो। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये डेडलॉक तोड़ने के लिए कुछ फरमाएं आप। अध्यक्ष महोदय, आ जाएंगे वो। बहुत भयंकर ओलावृष्टि हुई है राजस्थान के अंदर और जगह जगह पे पकी हुई खड़ी फसल जो है वो नष्ट हुई है। हमने सोचा था कि इस सदन में इसके बारे में अच्छी चर्चा होगी, बहुत सारे सुझाव निकल के आएंगे जिनको हम आगे चल के अपने क्रियान्विति में भी जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु दुर्भाग्यवश वो चर्चा नहीं हुई। इस भयंकर तबाही के अंदर मेरी सरकार की ओर से तो मैं आपको सबको ये आश्वस्त करना चाहूँगी कि हम लोग कोई कमी या कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे उनको मदद करने में। इस भयंकर त्रासदी के अंदर जितनी मदद हमारी सरकार की ओर से हो सकती है उसमें मैं फिर कहती हूँ कि किसी किस्म की कमी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पहले दिन मैं खुद दौरा कर चुकी हूँ, 2 जगह मैं खुद होके आई हूँ। साथ में जो राज्य मंत्री थे उनको 3 दिन के दौरे पे तुरंत ही भेज दिया गया था। वो आज ही सब अपने अपने क्षेत्र से वापस लौटेंगे। कलेक्टर्स को भी दिशा निर्देश कर दिया गया है कि वो भी जाएं, अपने सब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें। और 17, 18, 19 तारीख को तो आपने भी सब मान्य सदस्य को उस दिन छुट्टी दी है ताकि हम लोग जाके क्षेत्र के अंदर किसानों की डायरेक्ट बातचीत करके खुद उनके क्षेत्र में जाके देख के और इस विषय के ऊपर जितना भी जानकारी ला सकते हैं वो वापस यहाँ ले आएँ। मैं समझती हूँ कि 20-21 तारीख तक पूरी जानकारी हमारे पास आ जाएगी और उसको देखते हुए जो बेस्ट से बेस्ट हम अपने किसानों के लिए कर सकते हैं उसमें, जैसे मैंने अभी आपको कहा, हम कोई कमी छोड़ेंगे नहीं। आज तक मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कंपैरिजन करें पिछले 3 साल के अंदर जो हम लोगों ने पैसा दिया है, करीबन 33 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा दिया और इन 3-4 दिन के अंदर ऑलरेडी 13 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। और मैं ये विश्वास आपको दिलाना चाहती हूँ कि उसमें भी अभी आगे चलने में हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उसी से इंटेंशन जाहिर हो जाता है। किसानों के ऊपर किसी तरीके से मुसीबत आए वो हम लोग भी पूरी तरह से वह नहीं करेंगे। हमारी सरकार किसानों की सरकार है और इसीलिए ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि उनकी मुसीबत के अंदर हम लोग पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित होकर उनकी मदद करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले दिनों राजस्थान के अंदर 3-4 दिन में भयंकर नुकसान किसानों को हुआ। ऐसा नुकसान राजस्थान में पहले कहीं देखने को नहीं मिला था। ये प्रथम बार है। ये नेचुरल कैलेमिटी है। नेचुरल कैलेमिटी को मीट करने के लिए राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें भी अनप्लेजेंट कठोर कदम उठाना पड़ा। हमारी पार्टी के 2 माननीय सदस्यों को हमें बैठाना पड़ा कि आपका ध्यान आकर्षित हो, आप द्रवित हों और द्रवित होकर के और किसानों को मदद पहुंचाने के लिए वायदा करें। हमने ये तो कहा ही नहीं कि आप अभी किसानों को दे दीजिए, हम तो बात ही चाहते थे और आपने अब ये घोषणा की है कि आपके खजाने के सारे किवाड़ खोल देंगी और मुक्त हाथ से, मुक्त मन से उनकी आप भरपूर मदद करेंगी। ये आपका आश्वासन हम चाहते थे और कोई बात थी नहीं। ये जब आप कह रही हैं तो आप कमा रही हो और हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हम तो उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप आश्वासन दे रही हो, उस आश्वासन के मुताबिक किसानों को दे देंगी
तो आप गेनर हो जाएंगे, हम तो इस मायने में लूज़र रहेंगे। लूज़र इस मायने में रहेंगे कि हम संघर्ष किया हमने, जब आप मानिए हमने संघर्ष किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें क्लियर करना चाह रही हूं कि यहाँ अच्छी चर्चा होती तो बहुत अच्छा होता, परंतु जहां तक सरकार का सवाल है, वो पहले दिन से ही हम लोग सब, चाहे मंत्री महोदय हों, चाहे पूरे हमारे यहाँ मान्य सदस्य हों, सब अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपना काम करने के लिए निकले हैं। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमारी ड्यूटी हमें बताने के लिए, हमारी जो ड्यूटी है उसको हम पूरी तरह से करेंगे, पहले किया है और फिर करेंगे। नहीं, आप कुछ नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, जो 4 दिन पहले लगातार मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है। अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है, तो अध्यक्ष 4 महोदय, दिन के बाद भी सरकार अध्यक्ष महोदय, उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनको कोई मदद पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं कह दिया नेता प्रतिपक्ष इनका तो साहब कल मीटिंग हो या 200 आदमी इकट्ठा होया गरसानी में, इनका तो काम ही आप नहीं इतनी है। बात सुनिए, 2 बात। अध्यक्ष महोदय, महोदय, जो बैंकर त्रासदी किसानों की हुई है, 100% जो फसल हुई है, 4 दिन के प्रतिवाद के बाद भी सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। इसलिए मैं सदन का गमन कर रहा हूँ। नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष, बात ये हुई थी कि आप ये भी अपने माननीय सदस्यों को जो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, आप उनसे आग्रह करते कि बात हो गई है, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है कि वो कोई कोर कसर नहीं रखेंगी किसान को अब सहायता पहुंचाने में। अब आप कृपया इनको कह दीजिए कि अपने अपने स्थान पे चले जाएं, माननीय सदस्यगण चले जाएं स्थान मैं पे। प्रार्थना करूंगा, अब मैं प्रार्थना करूंगा। आप मुझे बोलने नहीं दिया, आपने बोलने नहीं दिया ना। तो थोड़ाते हैं बाहर, मुख्यमंत्री स्थान जी पे के जाके ठीक अंदर बाद जाइए, मैं जब यही रिक्वेस्ट यहाँ करने थोड़ी वाला था। टूटेगा। मुख्यमंत्री जी, मेरी बात थोड़ी उनको कड़वी लगी। मैंने कड़वी बात को दुर्भावना से नहीं कही है, आप मीठी कह दो, लेकिन अगर आपको उससे ठेस पहुंची। आपकी बात तो हमेशा अच्छी लगती है हम सबको, हमें आपकी बात कभी कड़वी नहीं लगी है। आप तो हाँ, आप और जहाँ तक किसानों की राहत का सवाल है अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने तो पहले ही जो पैकेज शायद हमारे रिलीफ मंत्री जी ने अच्छी तरह से बता भी दिया था कि हमने 12 तारीख से पहले वाले जो हुए ओलावृष्टि के अंदर हमने दिया, उसको हमने अंतरिम पैकेज मान के ऑलरेडी दे दिया। हमने उसको अंतरिम मान के दिया हुआ है। आप सुन रहे क्या कहना, सदन की नेता को समाप्त तो करने दें, समाप्त तो कर लेने दें, सदन की नेता को समाप्त तो कर लेने दें। अध्यक्ष महोदय, मैंने तो मुख्यमंत्री से कल भी निवेदन किया था, आज भी किया, और ये मानी, इससे मुझे खुशी है, मेरी पार्टी को भी खुशी है। मैं आपको भी बताना चाहता है, आपको भी, चौधरी कुमाराम एक बार रेवेन्यू मिनिस्टर बने थे, उनके पास एक फाइल गई, वो कुमाराम जी जो आदेश दिया था उसके टिप्पणी नीचे से प्रतिकूल है, बोलो ये नियमों में है ही नहीं। तो कुमाराम जी ने उस फाइल के ऊपर लिखा कि ऐसा नियमों में नहीं है तो वो नियम बदल दिया जाए। ये मैंने आपसे भी कहा, हाँ मैंने आपसे भी कहा कि ऐसे नियमों को आप बदल दो, हाँ, और जहाँ नियम नहीं है वो अनुकूल नियम किसानों के बना दो। हाँ, तो इस मामले हम आपके साथ हैं। अब आप कहते हैं अब लोग आप बीच में क्यों बोलते हैं? चर्चा सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता के बीच में है, आप क्यों बोलते हैं? जीरा, धनिया, प्याज, टमाटर, इसबगोल, ये सब किसानों की चीज है मान्यवर। अब टमाटर बोने वाला टमाटर तो साफ हो गया बेचारे का, तो इन सबको आप लीजिए और हम आपका आभार मानेंगे, किसान खुश होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात में समाप्त करते हुए मेरे प्रतिपक्ष के साथियों को जिनको हमने बैठाया था, मैं अनुरोध करूंगा, हमारे सदन में नहीं पिलाया जाएगा, सदन से बाहर जा करके आप इनका अनशन तुड़वाइए, जूस पिलाइए और जो कुछ करिए, लेकिन आप सदन से बाहर जाके करें ये काम। धन्यवाद।
बजाओ बजाओ, ये तो आप ही बजा दो। बजा दिए ना, बजा तो दी। मेरे दल के 2 माननीय सदस्यों को हमने बैठाया था, कड़वी घूर थी, कदम बहुत सख्त था, लेकिन आपकी ने भी बात मानी तो फिर इन्होंने बात मानी। मैं आपका और मेरी पार्टी के दोनों माननीय सदस्यों को और मेरी पार्टी का मैं आभार मानता हूँ, शुक्रिया अदा और करता हूँ। आसन का आभार बिल्कुल नहीं मानेंगे आप? हाँ? आसन का आभार बिल्कुल नहीं मानेंगे? आसन ने अध्यक्ष महोदय, आपने जो सहृदयता दिखाई, अनेक बार बात तक गतिरोध पैदा हो गया, फिर भी आप लगी रही। प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष ने माना नहीं माना मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमने तो मान लिया था। और मुख्यमंत्री जी अड़ी नहीं कहीं भी, लेकिन उनके सलाहकार जो थे उनके जो सलाहकार थे बुरा मत मान जाना। 1 साल पहले इसी सभा के अंदर इसी बजट सत्र में कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके सलाहकार जो बैठे हैं आपके आगे और पीछे बराबर में, इनसे आप सावधान रहो, यही आपको डुबो देंगे। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सावधान रहें। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री राम नारायण मीणा सदस्य की ओर से राज्य में विधि सचिव के पद पर पदस्थापन के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। वैसे भी इस मामले को मैंने राज्य सरकार को भेजा है टिप्पणी के लिए कि वो उनकी क्या टिप्पणी आती है, और इसके अलावा 20 तारीख को जो न्याय प्रशासन की मांग है उस पर भी माननीय सदस्य को ये प्रश्न उठाने की अनुमति होगी, इसलिए मैं अनुमति देने में असमर्थ हूँ। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत जो सूचनाएं मुझे प्राप्त हुई हैं, श्री खुशवीर सिंह सदस्य की ओर से जिला पाली में पारंपरिक तरीके से ईंट, कजावा व मिट्टी के बर्तन तैयार करने वालों को हो रही परेशानी के संबंध में, श्री हीरालाल मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बामनवास में संपर्क एवं लिंक सड़कों का निर्माण करने के संबंध में, श्री जालम सिंह रावलोद सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में, श्री हरलाल सिंह खर्रा सदस्य की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 स्थित रिंगस कस्बे में ट्रोमा अस्पताल खोलने के संबंध में। माननीय सदस्यों को चूँकि आज इसमें से 1-2 तो ऐसे ही हैं, इन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण मांग है जिस पे सभी माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे। पर्ची तो बाद में अभी थोड़ी, हाँ, चूँकि इन्हें पढ़ा हुआ मान लिया गया, इसलिए मैं चाहूँगी कि जिन 4 माननीय सदस्यों की पर्ची हैं उनको मैं अधिक से अधिक 4 मिनट का समय दूंगी एक को बोलने के लिए, क्योंकि उसके बाद हम प्रारंभ करना चाहेंगे चिकित्सा और स्वास्थ्य की मांग को। श्री अर्जुन लाल मीणा, आप कृपया बोलें। आप अर्जुन लाल मीणा नहीं है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा। इस बारे में आपने प्रश्न जब उठाया गया था प्रश्न, तो माननीय मंत्री जी ने कह दिया था कि वो साक्षात्कार रोक दिए गए हैं, वही प्रश्न तो है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री महोदय ने सदन में जो आश्वासन दिया था उसके तहत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर के जो पदोन्नति में जो साक्षात्कार हो रहे हैं उनको रोका नहीं गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूँगा कि दिनांक 13/3/7 से होने वाले प्राध्यापकों की पदोन्नति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आरक्षण प्रावधानों की अवहेलना हो रही है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय
ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि 45 पदों में से एक भी पद एसटी कैंडिडेट का नहीं है। और पिछले 2001 में जो विश्वविद्यालय में जो भर्ती हुई थी उसमें भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का एक भी कैंडिडेट को भर्ती में नहीं लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गाइडलाइन के आधार पे जो यूजीसी की जो गाइडलाइन 2006 के बिंदु संख्या 8A4 में ST/SC के आरक्षण का प्रावधान है, उसमें यह भी प्रावधान है कि जो बोर्ड चयन करने का जो बोर्ड बनेगा उसमें ST/SC का एक प्रतिनिधि होगा। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में जो भर्ती हो रही है उसमें एक भी कैंडिडेट, एक भी प्रतिनिधि ST/SC वर्ग से नहीं लिया गया है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री महोदय इस पर अपना जवाब दें। माननीय मंत्री जी इसका जवाब देंगे जिस दिन शिक्षा की मांग होगी। आपकी नोट कर लीजिए, इसका जवाब दे दीजिएगा। नहीं क्या होगा अध्यक्ष महोदय, उसमें सिलेक्शन कमेटी में जोधपुर यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर प्रोफेसर श्यामलाल है, उसमें जो शेड्यूल कास्ट के हैं उसके अंदर है वो। इंटरव्यू दो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दो प्रकार के पहले माननीय सदस्य ने उठाया था। 12 तारीख को जो साक्षात्कार हो रहे थे उनमें SC ST का बैकलॉग नहीं था, ये सब्जेक्ट आपने उठाया था, उसको मैंने आपकी अनुमति से रोक दिया था। ये जो है ये CS स्कीम के अंतर्गत ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसमें भी मैं आपको इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जो अहर्ताएं हैं और जो आवश्यकताएं हैं उसके अंतर्गत ये कार्रवाई होगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम ये निर्देश उनको भेज रहे हैं कि साक्षात्कार के बाद में लिफाफे बंद रखेंगे और उनसे सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद में जो मापदंड तय किए गए हैं उन्हीं मापदंडों के आधार पर होगा। शेड्यूल कास्ट का आदमी अपने सज्जन जो हैं वो उसमें साक्षात्कार में है और इसलिए जो भी प्रावधान होगा उस प्रावधान का पूरा पालन किया जाएगा। किसी प्रकार से SC ST के साथ अन्याय में नहीं होने दूंगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ निश्चित। एक ही निवेदन, जो इंटरव्यू ले रहा है वो खुद ही एप्लीकेंट, जज कभी खुद का फैसला आदेश दे दिया है कि वो नहीं बैठेगा, रोक दिया उसको। श्री तगाराम चौधरी बाड़मेर रिफाइनरी के संबंध में, श्री हरि सिंह रावत। मैं हमारे उदयपुर संभाग में इंडियन टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस और ये IIT के बारे में संबंध में मैं कुछ मेरे सुझाव रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज विश्व में हमारा प्रदेश, हमारा देश, चाहे चिकित्सा हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, हर एक में अग्रणी रहा है और इसका लोहा अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बुश ने भी माना है और कहा है कि अमेरिका को जागो नहीं तो भारतीय आ जाएंगे। इसी के अंतर्गत आज हमारे देश में भी IIT खुलने के आसार हुए हैं, जिसके अंतर्गत मैं चाहता हूं कि IIT हमारे उदयपुर में खुले। इसके कारण कि हमारे उदयपुर संभाग में कहीं भी कोई भी ऐसी बड़े इंस्टीट्यूट नहीं है। आज अगर हम देखें तो जोधपुर में एम्स या लॉ यूनिवर्सिटी है, जयपुर में MNIT एवं मेडिकल यूनिवर्सिटी, कोटा में टेक्निकल यूनिवर्सिटी एवं ओपन यूनिवर्सिटी तथा अजमेर में लोक सेवा आयोग एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जैसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, लेकिन उदयपुर में हमारी ऐसी कोई संस्था नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि IIT का ये प्रावधान जो है हमारे उदयपुर रखा जाए। इसके कई हमारे बिंदु है। हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और 2 हाईवेज हमारे यहाँ क्रॉस करते हैं। दूसरा सबसे बड़ी जो अहम भूमिका जो हम देंगे वो है जमीन की। हमारे पास 4 जगह ऐसी जमीन है जो हम 500 हेक्टेयर से भी अधिक है। जितनी भी जमीन चाहिएगी हम आपको उपलब्ध कराएंगे।
और अगर उसके अलावा भी अगर पैसों की जरूरत पड़ेगी तो हमारा पूरा संभाग के जितने भी हम विधायक और सांसद है हमारे फंड से देकर जो भी कमी होगी हम पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पुरजोर आपके माध्यम से ये विश्वास जताता हूं कि जो भी समस्या होगी, जो भी हमें आपको रिक्वायरमेंट होगी, हम फुलफिल करेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करूंगा कि आईआईटी हमारे उदयपुर में स्थापित हो। इसके संदर्भ में हमारे चपलो साहब भी कुछ बोलना चाहेंगे। धन्यवाद। श्रीमती वंदना मीणा, श्रीमती वंदना मीणा। मैंने इस बारे में पर्ची दी है, इसी बारे में मैंने पर्ची दी है और मेरा दुर्भाग्य है कि पहली बार पर्ची दी और खुली नहीं। आईआईटी उदयपुर में होना नितांत आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर राजस्थान को एक आईआईटी केंद्र सरकार ने दी है, उसी को इजाजत दी जाती है जिसने पर्ची डाली। एक मिनट की बात है मेरी। जोधपुर में सबसे बढ़िया जगह है, जोधपुर में आईआईटी जोधपुर में सबसे बढ़िया जगह है। जोधपुर में राजस्थान को नारा जोधपुर ठीक है और हर दृष्टि से जोधपुर में आवश्यकता है। तैयार है माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तम जगह है। इंजीनियरिंग कॉलेज है, राजस्थान का बल्कि बिल्डिंग है, सबसे बड़ा तैयार है और जोधपुर सबसे उत्तम जगह है। पांव पर है अच्छी होती है, केवल वही बोलता है। ये गलत परंपराएं आप डाल रहे हैं, उचित नहीं है। श्रीमती वंदना मीणा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आईआईटी जो सिपेज वाला क्षेत्र है, ग्रामीण बडोपड़ है, 10+2 का भवन ही उपलब्ध नहीं है, वहां बनाओ। स्थान ग्रहण करें। हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे उदयपुर ग्रामीण में 17 पटवार मंडल व 21 पंचायतें हैं और इन पंचायतों में 67 गांव जो पेराफेरी में आते हैं। ये जो गांव पहले पंचायतों में थी और उसके बाद पेराफेरी में आने की वजह से इन गांवों में करीबन 12,000 परिवार लाभान्वित करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदया जी से निवेदन करना चाहूंगी कि इन परिवारों को ना तो पंचायत पट्टे दे सकती है, क्योंकि यह पेराफेरी में आने की वजह से पंचायत कहती है कि ये पेराफेरी में है, इस वजह से हम पट्टे नहीं दे सकते हैं। ये नगर विकास प्रन्यास के द्वारा दिए जाएंगे। यह रोक पंचायतों में लगा रखी है। उस पंचायतों में सभी मध्यम वर्ग के व गरीब परिवार रहते हैं। मेरा अनुरोध है कि इन पंचायतों में इन परिवारों को पट्टे दिए जाएं और उसके साथ साथ नगर विकास प्रन्यास से विकास कार्य भी करवाया जाए, क्योंकि वहां पर चाहे स्कूल भवन हो, चाहे आंगनवाड़ी भवन हो, वह पंचायत भी नहीं बना सकती है। जब तक यूआईटी एनओसी नहीं देती है तब तक वह भवन का निर्माण नहीं होता है। और ऐसे पंचायतों में सरपंच जो ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, वह तो काफ़ी चक्कर लगाकर एनओसी लाते हैं, तब जाकर उसका निर्माण होता है। बाकी सीधे साधे सरपंच होते हैं, उनके जूते तक टूट जाते हैं। वहाँ के अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय जी, इन पंचायतों जो पेराफेरी के अंतर्गत आती है, उनका समस्या का समाधान करें। कहीं न कहीं इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। ये 12,000 परिवार आपको हमेशा के लिए याद करेंगे। इसी आशा के साथ मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री तकाराम, हालांकि आपको समय पर आने की आदत डालनी चाहिए, लेकिन चूंकि रिफाइनरी का मामला है इसलिए मैं आपको बोलने का मौका दे रही हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी। माननीय आपके आज्ञा से मैं पर्ची के माध्यम से बाड़मेर में तेल की रिफाइनरी लगे, इसके लिए
मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और सदन से निवेदन करना चाहूँगा। माननीय, जब से तेल निकला है बाड़मेर में तब से लेकर के और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत प्रयत्न किया है रिफाइनरी के लिए, उसकी मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ। सर्वदलीय बैठकें बुलाई, संकल्प पारित किए और सभी ने एकजुट होकर के और बाड़मेर ज़िले में रिफाइनरी लगाने का तय किया था और बड़ी खुशी थी कि बाड़मेर में ही लगेगी। और बीच में यहाँ से दल भी गए अधिकारियों के और वहाँ पर देखा गया किस जगह उपयुक्त है क्या है। मेरा तो उसमें मांग थी धौड़पाड़िया खाली ज़मीन पड़ी थी उसमें लगाने की, परंतु लीलाड़ा जादुओं की डाणी और भाईतू सिमंजी में तय कर दिया था टीम ने। और उसके कुछ ही समय बाद में भारत सरकार से भी हरी झंडी मिल गई थी और रिफाइनरी लगना तय हो गया था। वहाँ पर राजनीतिक कारण से कुछ प्रतिपक्ष के नेताओं के इशारे पर कहूँ, वहाँ के बाड़मेर के, उन्होंने वहाँ कुछ वाद विवाद भी उठाया था, टीवी में भी कई बार आया था, इस तरह की बातें भी हुई। उसके उपरांत, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, उसके उपरांत फिर बाद में भारत में पेट्रोलियम मंत्री जी बदल गए और अभी जो वर्तमान में मंत्री जी है वो या किसी कारण से ये जो मांग उठी है दोबारा इतनी रियायत देने की, बड़ी भारी रियायत देने की, ये समझ में नहीं आ रही है। जब तेल निकला, किसानों ने अपनी जमीन दी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे को आदेश फरमाया था मंगला 1 के लोकार्पण